स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। आज हम केमिकल रिएक्शंस के यहाँ पर टाइप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिकॉल ले लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब भी हम एक सब्सटेंस लेते हैं और इससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसमें न्यू केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। अब फॉर एग्जांपल, जब हम कोयले को जलाते हैं तो उस केस में वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और साथ में क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है और साथ में क्या होती है, लाइट भी रिलीज होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल इक्वेशन होगी। जब हम इसे इस टाइप में लिख देंगे तो ये एक केमिकल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस हमें मिली है। तो यहाँ पर जो हमने सब्सटेंस ली है कार्बन और O2 गैस, ये हमारे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और इनकी हम स्टेट भी लिखते हैं कि कार्बन हमने कोल की फॉर्म में लिया है, तो क्योंकि कोल क्या कार्बन की फॉर्म है, ये सॉलिड होता है इसलिए सॉलिड एस के लिए हमने सॉलिड यूज किया है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो गैस के लिए हम G यूज करते हैं और इन दोनों रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस होती है, तो गैस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं G। तो कुल मिला के ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन हुई। क्यों? क्योंकि केमिकल इक्वेशन में हम हमेशा केमिकल फॉर्मूले भी लिखते हैं और उनकी स्टेट भी शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबकी स्टेट शो करी है और इनके केमिकल नेम भी है, कार्बन, ऑक्सीजन और ये CO2 गैस। तो इस तरीके से अगर हम देखें, जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमेशा इसमें क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स यहाँ पर कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने अभी बर्निंग ऑफ कोल देखा, ऐसे ही अगर हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर करें तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेंगे, ये हमारे रिएक्टेंट्स होंगे। 2 रिएक्टेंट्स हैं और ये 2 रिएक्टेंट्स मिलके हमें यहाँ पर क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर दे रहे हैं। तो ये हमारी क्या हुई, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई क्योंकि यहाँ पर कंबाइन हो रही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। ऐसे ही हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, इसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। तो ये भी क्या हुई, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स क्विक लाइम और वाटर रिएक्ट करके हमें एक प्रोडक्ट स्लेक्ट लाइम दे रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुई है सारी की सारी। इसके अलावा अगर हम गैसियस, जब हम गैस की स्टेट यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं सिंबल G। जब हम सॉलिड स्टेट यूज करते हैं तो हम सिंबल यूज करते हैं ऐसे। ऐसे ही जब आप लिक्विड यूज करोगे ना स्टेट को, तो आप यूज करोगे L। और जब अगर किसी सब्सटेंस में वाटर मिला और रिएक्टेंट्स के अंदर या प्रोडक्ट में वाटर मिक्स हो, तो हम यूज करेंगे वहाँ पर एक्वस के लिए AQ यूज करेंगे। AQ आपको इस तरीके से लिखना है स्टेट शो करने के लिए केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे जो हम वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर ट्रिपल स्टार आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर सॉलिड की फॉर्म में हमें मिलता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है, हम एक ड्रम में पानी लेते हैं, फिर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, सॉलिड होता है जो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं धीरे धीरे और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाता है वाइट पाउडर सॉलिड की फॉर्म में। अब इसमें और पानी मिलाते हैं जब ड्रम के अंदर, तो हमें यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिल जाता है। अब जो ये हमें सोल्यूशन मिल गया यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसे हम
दीवारों पर अप्लाई कर देते हैं और ये दीवारों पर अप्लाई करने के बाद जो ये सोल्यूशन जो एयर में प्रेजेंट CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है, ये पेंट 2-3 दिन में सूख जाता है और फिर क्या देता है, हमारी वॉल्स क्या होती है, चमकने लग जाती है। तो कुल मिला के ये सारी की सारी एक्टिविटी हम वो वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, दीवारों पर पेंट करने के लिए। तो ये सारों के एक्चुअल में सभी ने देखा हो ना, आपके घरों में पेंट होता है तो ऐसे ही होता है सारा का सारा। ड्रम में हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, फिर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी मिलाने पर ये स्लेट लाइम बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है, फिर इसको दीवारों पर लगा देते हैं और वो वाइट क्या हुआ, जो वाइट सोल्यूशन है यहाँ पर स्लेट लाइम का सोल्यूशन है, ये क्या होगा, यहाँ पर एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करके 2-3 दिन में ड्राई हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, शाइनी अपीयरेंस, शाइनी क्या होगी, वॉल्स क्या होगी, चमकती हुई नज़र आएगी। तो कुछ भी लाके ये वाइट वॉश के लिए यूज होती है सारी की सारी रिएक्शन। अगर आपसे इक्वेशंस पूछे तो ये 2 लिखनी है, अगर आपसे एक्टिविटी पूछे या रिएक्शंस किस टाइप से होती है या तो आप ये सारी की सारी लिखोगे। इसके अलावा बच्चे एक्चुअली में मेरे से अक्सर यूजुअली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम इक्वेशंस को लर्न कैसे करें। अगर आप इस टाइप से ये लिख रहे हो तो ये इक्वेशंस हैं, और अगर हम बोल रहे हैं अभी एक्चुअल में हुआ क्या है तो ये सारी की सारी क्या हुई, एक्टिविटी हुई, और इसमें हम बोलेंगे इनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो आप हर एक इक्वेशन को एक्टिविटी की तरह लर्न करें कि जैसे कि मैंने बताया था, अभी ड्रम में लेंगे, फिर ये मिक्स करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पे लगा देंगे, वो CO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ड्राई होने पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे अगर रिएक्शंस को एक्टिविटी की तरह लर्न करोगे तो आपको इक्वेशंस बहुत जल्दी लर्न होएगी, और वैसे भी आप धीरे धीरे जितनी बार लिखोगे ना धीरे धीरे वैसे भी लर्न होती जाएगी। बट आपको इनको एक्टिविटी की तरह केमिकल इक्वेशंस को सबको लर्न करना है। इसके बाद हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। जब भी किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है। जब भी कोई रिएक्शंस में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है। और जब हम यहाँ पर केमिस्ट्री में जब यहाँ पर इक्वेशंस पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक नहीं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हम एक्जोथर्मिक रिएक्शंस की बात करेंगे हम कहेंगे कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, तो हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर हुई है। और मोस्टली यहाँ पर एनर्जी की फॉर्म में हीट रिलीज होती है, तो हम बोलते हैं एक्चुअली में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट के साथ हीट भी क्रिएट हो रही है। इसलिए जब भी कभी प्रोडक्ट के साथ हीट क्रिएट होगी तो उस केस में हम बोलेंगे वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स गिवन है, मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर भी मिलता है और साथ में हीट रिलीज होती है, तो हम कहेंगे ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हम देखें रेस्पिरेशन भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब हमारा फूड डाइजेस्टेड हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब हम ऑक्सीजन हेल करते हैं, कुल मिला के हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, एयर इनहेल करते हैं, तो उस केस में हमारा ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है, H2O बनाता है और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी हमारी हर एक सेल में क्या हो जाती है, रिजर्व हो जाती है वहाँ पर ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। और जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो वो बैटरी की तरह काम करती है। जैसे बैटरी क्या करते हैं, हम कभी भी यूज कर सकते हैं, इसलिए जब भी हमें एनर्जी की यूज होती है तो हम क्या कर लेते हैं, ATP फर्दर किस में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी क्रिएट कर देता है और हमें सारी की सारी एनर्जी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर रेस्पिरेशन भी हमारा यहाँ पर क्या हुआ, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुई। रेस्पिरेशन भी हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेकंड केमिकल रिएक्शन देखेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज मीन्स कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होगा। जब एक कंपाउंड स्प्लिट होता है 2 और मोर कंपाउंड्स में तो हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्टेंट्स यहाँ पर है A और ये स्प्लिट हो गया है B + C प्रोडक्ट्स में, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है। क्योंकि एक कंपाउंड यहाँ पर आपका 2
कंपाउंड्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया है। जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करेंगे तो 3 टाइप्स की डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन, फिर इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और इसके बाद होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। जब हम थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करेंगे तो थर्मल मीन्स हीट होती है, हीट मीन्स थर्मल डीकम्पोजिशन में हम यहाँ पर हीट यूज करते हैं कंपाउंड को डीकम्पोज करने के लिए। तो हम यहाँ पर आयरन सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं और इसको जब हीट करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है सॉलिड फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थर्मल डीकम्पोजिशन मीन्स, थर्मल मीन्स हीट, इट मीन्स हीट को यूज किया है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर। ऐसे ही अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि जिसका हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, तो इसको भी हमने क्या किया है, हीट दी है और यहाँ पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल गई और CO2 गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होएगी। तो ये भी क्या हुई, एक थर्मल डीकम्पोजिशन है क्योंकि डीकम्पोज हो रहा है हीट को यूज करते हुए। इसके बाद अगर हम लेड नाइट्रेट लेते हैं और ये भी एक क्या होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है और इसे जब हीट करते हैं तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। तो ये सारे के सारे थर्मल डीकम्पोजिशन के आपके एग्जाम्पल होंगे। इसके रिगार्डिंग हम एक्टिविटी भी फर्दर अभी देखेंगे। सबसे पहले हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप देख रहे हैं। सेकेंड टाइप होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इट मीन्स इसमें हम करंट का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर हम वाटर में करंट पास करते हैं और वो H2 और O2 गैस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर डीकम्पोज हो जाता है। तो बिकॉज हमने यहाँ पर करंट यूज करी है इसलिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। और इसके बाद थर्ड टाइप का हम यहाँ पर डीकम्पोजिशन देखते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन्स हमें किससे मिलते हैं, सनलाइट से मिलता है। तो यहाँ पर कंपाउंड को डीकम्पोज करने के लिए हम सनलाइट का यूज करेंगे। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट में तो हमें सिल्वर मिलता है और साथ में क्लोरीन गैस मिलती है। सिमिलरली अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट में, तो एक्सपोज करना मतलब सनलाइट में रख देते हैं, किसी प्लेट में लेकर सिल्वर ब्रोमाइड को किस में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे। तो उस केस में हमें सिल्वर मिलेगा और साथ में ब्रोमीन गैस भी मिलेगी। और यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड आपका ग्रे कलर का हो जाएगा जब हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे इसको। और ये दोनों की दोनों केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। पहले के टाइम में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ नहीं चलती थी, वहाँ पर यही केमिकल रिएक्शंस यूज की जाती थी, इसलिए ये लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले इन ट्रेडिशनल टाइम या इन एंशियंट टाइम वी यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ विच केमिकल इक्वेशन विच केमिकल रिएक्शन, तो आपको यही एग्जाम्पल लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये सारी की सारी जो अभी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल पढ़े हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इन सबको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा एनर्जी यूज होती है, किसकी फॉर्म में, या हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट्स को। तो जब भी किसी रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन उनमें उसमें हुई है। जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन में हमने हीट यूज करी थी तो वो कंपाउंड को डीकम्पोज करने के लिए, तो वो भी क्या हुई, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी थी वाटर को ब्रेक करने के लिए, तो वो भी क्या हुई, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। ऐसे ही हमने फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में यहाँ पर सनलाइट को यूज किया था एज ए एनर्जी, तो ये भी क्या हुई, एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुई। अब हम इन रिएक्शंस के एक एक करके इनकी एक्टिविटी चेक करेंगे, एक्टिविटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन की एक्टिविटी। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं। अब क्रिस्टल क्या होता है, सॉलिड होता है। अब जैसे कि हम शुगर देखते हैं वो भी सॉलिड होती है और क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। शुगर तो सभी ने देख रखे, इसके अलावा सॉल्ट भी क्या होता है, क्रिस्टल होता है, वो भी सॉलिड होता है। वैसे ही फेरस सल्फेट भी क्रिस्टल होता है, ग्रीन कलर का होता है। हम इसे टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इससे पहले कि
इसके इसको हम बर्नर पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसके बाद बर्नर पर जब हम इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है हीट देने पर एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट सॉलिड की फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। और जो इससे वाटर के मॉलिक्यूल है इस क्रिस्टल से रिमूव हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम क्रिस्टल को यहाँ पर हीट करते हैं फेरस सल्फेट को, तो इससे क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल है ये जो 7H2O ये अलग हो जाते हैं और हमें फेरस सल्फेट वाइट सॉलिड फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर आप इसका केमिकल फॉर्मूला बोलोगे FeSO4.7H2O बोलोगे इस टाइप से। और जब इस फेरस सल्फेट को फर्दर और हीट करते हैं, इट मीन्स इस टेस्ट ट्यूब को हम फर्दर और हीट करते हैं, तो फर्दर इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है और हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है। ये आप लिख सकते हो, नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फेरिक ऑक्साइड है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। फेरिक ऑक्साइड हमें सॉलिड की फॉर्म में मिलता है, ब्राउन कलर का होता है, जो कि ये शो किया हुआ। तो ये एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये एक्टिविटी हमें गिवन है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, तो हमने भी यहाँ पर कवर कर ली। इसके बाद हम देखेंगे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, इस तरीके का कान यहाँ पर एक ग्लास लेते हैं और इसको उल्टा रख देते हैं और इसके अंदर पानी भर देते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर हम रबर कोक लगा देते हैं ये वाली, और इसके अंदर 2 होल कर देते हैं। और 2 होल करने के बाद यहाँ पर हमने 2 होल बना दिए, इनके अंदर कार्बन की रोड्स डाल देते हैं। ये कार्बन की रोड्स लगी हुई है। अब इन दोनों रोड्स के ऊपर हम क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उनको कंप्लीटली फिल कर लेते हैं वाटर से ही और उल्टी करके उनके ऊपर फिंगर रखते हुए इन इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा देते हैं, जैसे कि दिखा रहे हैं, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा रहे हैं। और इन कार्बन रोड से हम ले जाते हुए क्या करते हैं, 2 वायर से कनेक्ट करके इन्हें 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी रोड को वायर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और ये यहाँ पर क्या है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे कनेक्ट हुए हैं दोनों की दोनों कार्बन रोड। तो हम जब यहाँ पर बटन को ऑन कर देंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो होने लग जाएगी ग्लास के अंदर, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी तो हम देखेंगे कुछ देर बाद दोनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाता है, वाटर का लेवल रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इट मीन्स जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं, तो उस केस में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल कम हो जाता है। और एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर हम देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल ज़्यादा घटता है और दूसरी इस टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल कम घटा है। और दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल कम हुआ क्यों है, सबसे पहले ऑब्वियसली दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया है, गैस एंटर कर गया और गैस ने यहाँ पर क्या कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, इधर भी और इधर भी। पर अभी हमें ये नहीं पता कि कौन कौन सी गैस इन दोनों टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में जितनी गैस प्रोड्यूस हुई है उसकी डबल अमाउंट की यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगी इस टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में वाटर कितना है, इतना है, यहाँ तक है। जबकि इस टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल कितना रहा है, सिर्फ इतना ही रहा है। और इस टेस्ट ट्यूब में वाटर कितना रहा है, इतना, यहाँ से लेके इतना वाटर है। और इस टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल इतना ही रहा है। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखोगे इस टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ है, वाटर आपका इतना है, जबकि इस टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल इतना ही रहा है। ऑब्वियसली क्या किया है, इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस बनी है वो इस टेस्ट ट्यूब से कम है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या होगी, यहाँ पर गैस भर गई, गैस ने स्पेस क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। और इस टेस्ट ट्यूब में गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, इस टेस्ट ट्यूब में ओनली गैस इतनी ही प्रोड्यूस हुई है। इट मीन्स यहाँ पर कम गैस प्रोड्यूस हुई है और यहाँ पर ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हुई है। अभी इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें
एक टेस्ट ट्यूब के पास जब आप यहाँ पर बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो उसमें क्या होगा, लिटिल एक्सप्लोजन होगा और एक पॉप साउंड सुनेगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब आप एक टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो ऑब्वियसली उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन होगी। हाइड्रोजन क्या करती है, जब बर्निंग कैंडल हम उसके पास लेके आते हैं तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है और इस रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस केस में क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से उसमें क्या हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और एकदम से क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, लिटिल एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट होगा। तो ऑब्वियसली उस केस में हमें क्या होगी, एक पॉप साउंड सुनेगी लेफ्ट ट्यूब में। तो इट मीन्स लेफ्ट ट्यूब में हमारी क्या थी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस थी, ये हमने कंफर्म कर ली। इसके बाद हम देखेंगे राइट, जो टेस्ट ट्यूब को बर्निंग कैंडल के पास हम जब लेके आएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि राइट टेस्ट ट्यूब को जब बर्निंग कैंडल के आप लेके आओगे तो उस केस में जो कैंडल की फ्लेम है और ब्राइटली क्या हो जाएगी, जलने लग जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप देखते हो कि जब इट मीन्स राइट टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है, राइट टेस्ट ट्यूब आपकी कौन सी है, ये आपकी लेफ्ट टेस्ट ट्यूब है, ये आपकी राइट टेस्ट ट्यूब है। तो इट मीन्स आपकी राइट टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, कंबसन में हेल्प करती है, जलने में हेल्प करती है। तो जब आप बर्निंग कैंडल को इस टेस्ट ट्यूब जिसमें ऑक्सीजन है उसके पास लेके आओगे तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगी, उसको हेल्प करेगी और जो फ्लेम है कैंडल की और भी क्या हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी और भी ज़्यादा लाइट देने लगेगी। तो इट मीन्स दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम कंफर्म करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो आपकी डबल अमाउंट में यहाँ पर प्रोड्यूस होगी कंपैरेटिवली ऑक्सीजन गैस के। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जो वाटर ले रहे हैं, वाटर का क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 2 पार्ट हाइड्रोजन मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन के आगे कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, यहाँ पर कह सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन के आगे 1 मॉलिक्यूल्स है। इट मीन्स हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर 2:1 में क्या होगी, यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारी यहाँ पर किस रेशो में प्रोड्यूस होगी, 1:2 में यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो इसको, ये यहाँ पर 2:1 में आपकी प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इट मीन्स आपके जब हम वाटर का क्या करेंगे, यहाँ पर डीकम्पोज करेंगे तो आपको 2 पार्ट हाइड्रोजन में गैस मिलेगी और 1 पार्ट क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर पानी का लेवल ज़्यादा घटा है, इतना घटा है, और क्योंकि गैस ज़्यादा बनी है, डबल बनी है ऑक्सीजन की, और यहाँ पर क्या हुआ है, इतना सारा का सारा ये क्या है, पानी है और गैस ओनली इतनी सी है। इट मीन डबल अमाउंट की क्या बनेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और यहाँ पर क्या बनेगी, कम अमाउंट में ऑक्सीजन गैस बनेगी। और ये लिखा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 2:1। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारी की सारी अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का कैसे होता है, वो सारी की सारी एक्टिविटी समझाओ, तो आपको सारा का सारा ये लिखना है। अगर ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना तो आप मत ड्रॉ करना, कोई नीड नहीं है, बस इसके पीछे वाला कर देना, इसकी कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में, जो कि हमने वहाँ पर रिएक्शंस देखी थी। अब इसकी एक्टिविटी देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस प्लेट में, इस बाउल टाइप में, इसमें हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रख देते हैं, इट मीन्स धूप में रख देते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं ये क्या होता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट कलर में, और यहाँ पर क्या हो जाती है, सिल्वर अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पर आप क्या करोगे, बस एक बाउल में आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है, इसको धूप में रख देना है, थोड़ी देर बाद सनलाइट के कारण इसमें क्या हो जाएगी, सिल्वर सॉलिड की फॉर्म में अलग हो जाएगी, ग्रेइश वाइट कलर की होती है, और क्लोरीन गैस इसमें रिलीज होएगी। इसके बाद अगर सेम एक्टिविटी अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड के साथ करें तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर सिल्वर में ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमीन गैस यहाँ पर रिलीज होएगी। तो ये दोनों के दोनों रिएक्शंस यहाँ पर फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करी है, फोटो मीन्स फोटोन किस में होते हैं, सनलाइट में, तो सनलाइट यहाँ पर यूज करी है।
और ये दोनों ही यहाँ पर रिएक्शंस आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। आपको लिखना है तो कहीं लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लिखा हुआ, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख भी सकते हो। तो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन या ये दोनों रिएक्शन यूज होती है। क्या होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ? मैंने बताया था पुराने समय में क्या होती थी, ब्लैक वाइट फोटोग्राफ चलती थी, तो वहाँ पर इस तरीके से ये दोनों रिएक्शंस यूज होती थी, कोई भी एक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज, तो यहाँ पर क्या होगी, ये हमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है यहाँ पर। तो मेटल्स क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। मेटल्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मेटल्स क्या होती है, शाइनी अपीयरेंस होता है। मेटल को जब हीट करते हैं तो हम उससे साउंड क्रिएट होती है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मेटल की। जब हम आपकी केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर करेंगे तब हम इसे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। और रिएक्टिविटी का मीनिंग, रिएक्ट कैसे करती है मेटल। तो यहाँ पर हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। ये यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेटल की रिएक्टिविटी का, ये मोस्ट रिएक्टिव होती है और ये नीचे वाली लीस्ट रिएक्टिव होती है, ये लिखा हुआ। रिप्लेसमेंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करते हैं यहाँ पर। और ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव क्या होती है, मेटल होती है, एलिमेंट बोल दो आप। और फर्दर जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती रहती है यहाँ पर। तो ये आपको लिखना है, तो यहाँ पर ये लिख भी सकते हो कि ये क्या हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, देन आयरन, देन लेड, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, और कॉपर, फिर सिल्वर, मरकरी, सॉरी Hg मरकरी होता है, उसके बाद सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड तो क्या होती है, ऑब्वियसली बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए गोल्ड क्या होता है एक्चुअल में जो हम पहनते हैं, अगर ये भी रिएक्टिव हो तो कुछ सालों बाद जो हमने गोल्ड पहन रखा होता है वो खुद ब खुद डिसअपियर हो जाएगा, इट मीन रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए तो गोल्ड हमेशा सालों साल चलता है, कभी भी क्या होता है वो डिसअपियर नहीं होता, ना सिल्वर होता। अब सिल्वर हम कहाँ देखते हैं, जब आपने स्वीट्स देखी होगी मोस्टली तो उन पर एक लेयर लगी होती है वाइट से कलर की, वो क्या होती है एक्चुअल में सिल्वर की लेयर लगी होती है, चांदी की, जो हम खा भी सकते हैं। ऐसा नहीं होता कोई कम अमाउंट में, ना कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो मिठाइयों पर जो हम डेजर्ट्स यूज करते हैं, स्वीट्स यूज करते हैं, तो उन पर यूजुअली क्या होती है, सिल्वर की लेयर लगी होती है। इसके अलावा जो भी हम ये देखते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। और आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कैसे करनी है अब ये देख लो। पहले आप लर्न करोगे पोटेशियम और सोडियम को फर्स्ट डे, ये पोटेशियम और सोडियम। देन सेकंड डे करोगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके नीचे ऑर्डर में लगाते जाओगे। थर्ड डे करोगे जिंक, आयरन, लेड। फोर्थ डे करोगे हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। और लास्ट डे आप करोगे सिल्वर और गोल्ड। इस तरीके से आपको सारे की सारी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी। तो फर्दर हम यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे उसको लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव मेटल होती है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। इसी का हम फर्दर यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर लेती है और उस आयन के साथ खुद रिएक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर आप देखोगे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सोल्ट सोल्यूशन से। तो यहाँ पर हमने आयरन लिया जो कि सॉलिड होता है, लोहा क्या होता है, सॉलिड ही होता है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लिया है। तो जब हम यहाँ पर आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो क्योंकि आयरन क्या है, कॉपर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आ रहा है, आयरन कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पर ये रहा कॉपर कहाँ आ रहा है, नीचे। इट मीन्स आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, रिएक्टिविटी सीरीज नीचे डिक्रीज हो रही है। तो उस केस में यहाँ पर आयरन सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बना लेगा और हमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा।
और इसकी यहाँ पर एक्टिविटी हमने क्या शो की हुई है, बहुत एग्जाम में हर साल ये एक्टिविटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, और हम इसमें कील डाल देते हैं। तो कील क्या होती है, लोहे की होती है, यहाँ लोहे की है। और जब हम इसके अंदर डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सोल्यूशन यहाँ पर ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें आयरन सल्फेट मिल गया, और साथ में कॉपर की जो लेयर है वो कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरीके से कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी हमने यहाँ पर शो कर रखी है, और ये यूजुअली एग्जाम में पूछी जाती है। कभी इस टाइप से डायग्राम बना देते हैं, कभी इस टाइप से रिएक्शन देते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं कि आप डेली लाइफ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का किस तरह का एग्जाम्पल दोगे। तो इस तरीके से ये सारी की सारी एक्टिविटी जो मैंने समझाई है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लेना। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो बिकॉज जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, देख लेते हैं हम कहाँ आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। जिंक यहाँ आता है ऊपर और कॉपर ऑब्वियसली नीचे आता है। तो इसलिए जिंक सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इट मीन जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये भी क्या हुई, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जिंक यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, जिंक यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को सल्फेट आयन से खुद रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये इसकी जो एक्टिविटी है वो दी हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें क्या होते हैं, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं, वो म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं आयन्स का। इट मीन्स ये इसको आयन देता है, ये रिएक्टेंट इसको आयन देता है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम सल्फेट यहाँ पर जो कि हम सोल्यूशन लेते हैं, और बेरियम क्लोराइड का भी एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, जब ये आपस में रिएक्शंस करते हैं तो हमें यहाँ पर बेरियम क्या करता है, इसके सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए हमें बेरियम सल्फेट का सॉलिड मिलता है जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है। और इसके अलावा सोडियम यहाँ पर सोडियम क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है, और हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन मिलता है सोडियम क्लोराइड का। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन में कोई सॉलिड कुछ उसमें सोल्यूबल नहीं होता, जब किसी सॉल्यूशन में कुछ इनसोल्यूबल पार्ट रह जाता है, इट मीन सॉलिड की फॉर्म में रह जाता है, तो हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट क्रिएट हुआ है। और ये कोई ज़रूरी नहीं सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को शो करे। ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को शो करिए। फर्दर हम एग्जांपल देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम या लेड आयोडाइड का हमें यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट की स्पेलिंग है, पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है पीपीटी, इस टाइप से आप लिख सकते हो। और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट साथ में क्रिएट होता है। इसके अलावा जो पोटेशियम ब्रोमाइड है बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पोटेशियम आयोडाइड मिलता है और बेरियम आयोडाइड मिलता है। अब इस रिएक्शन में देखो हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा, इट मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। और ये फर्दर टू एग्जाम्पल्स है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो जब इट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट की आप बात करोगे तो इसमें क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयन्स का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे आयन इसके साथ बेरियम के साथ इंक्लूड हो रहा है, और इस वाले रिएक्टेंट से आयन क्लोरीन आयन यहाँ पर सोडियम के साथ इंक्लूड हो रहा है। तो कुल मिलाकर आयन का एक्सचेंज हुआ है, ये इसको दे रहा है और ये इसको दे रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अब जो हमने फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन करी है इसके रिगार्डिंग हम एक्टिविटी देखते हैं। इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं। जब हम यहाँ पर जब हम इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन ले रखा है इसमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन मिक्स करते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट का ये देखो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड हमें एक्वस फॉर्म में मिलता है, सोल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। यह हमें बेरियम
बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट दिखा रखा है। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट है ये। प्रेसिपिटेट को आप शॉर्टली इस तरीके से पीपीटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। और प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुई है ये भी लिख रखा है। जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी समझाई है वही सारी की सारी यहाँ पर लिख रखा है। तो ये भी क्या हुई है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी होगी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले। इसके बाद हम देखते हैं जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हमारी है फिफ्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन है। फिफ्थ टाइप है ये केमिकल रिएक्शन का आपका। तो ये हमारी फिफ्थ टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दोनों ही क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हमारी कहलाएगी केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होएगी तो उस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पर उस केस में हम बोलेंगे कि उस रिएक्टेंट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। या फिर इसके अलावा आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐसे भी बोल सकते हो हाइड्रोजन का रिमूवल। इट मीन्स ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, देखो आप ट्रिक से याद करो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन ऐड होएगी। ऑक्सीजन ऐड होएगी इट मीन्स हाइड्रोजन क्या होएगी, रिमूव होएगी। तो ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूवल दोनों ही आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुई। यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जबकि सेकंड इक्वेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड में क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, सल्फर से रिमूवल हो रहा है। तो सल्फर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और ये यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो रहा है, क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, किससे, यहाँ पर सल्फर से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलग हो रहा है और आपको सल्फर मिल रहा है। तो इस केस में ये हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर का मिलना आपका इट मीन्स ऑक्सीडेशन है। क्यों, हाइड्रोजन का यहाँ पर रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन हम लॉस्ट कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन में ऐड हाइड्रोजन और ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन होगी। जबकि रिडक्शन क्या होगी, इसका अपोजिट होगी। रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन में देखते हैं कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में हमें क्या मिलता है, कॉपर मिलता है और इसके अलावा वाटर मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। और उस केस में हम देखते हैं क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि क्लोरीन के साथ क्या हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है और हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। इट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रही है। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ टाइप है केमिकल रिएक्शंस का, हम बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, फिफ्थ टाइप में इंक्लूड करते हैं केमिकल रिएक्शन में। और इन दोनों को जब हम कंबाइंडली बोलते हैं तो हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इट मीन्स हर एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर एक रिएक्टेंट्स का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे रिएक्टेंट्स का आपका क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। अब हम देखते हैं जब हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ तो हाइड्रोजन से क्या हुई, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हुआ, यहाँ पर सल्फर अलग होगी। इट मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। तो अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो इट मीन्स इसका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, हाइड्रोजन सल्फाइड से हमें सल्फर मिल रहा है, इट मीन्स हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऐसे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इट मीन्स क्लोरीन का HCl में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हर एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। और जब ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं तो उस रिएक्शन को हम कंबाइंडली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इसमें एक का क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है एक रिएक्टेंट, और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। एक दूसरा रिएक्टेंट्स क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो हम यहाँ पर इसी का आपका NCERT का एग्जाम्पल देखते हैं जो कि CBSE ने 2025 में पूछा भी था।
यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लेते हैं और जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमें कॉपर मिलता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से हमें कॉपर मिल रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन होगा। और ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हमें वाटर मिल रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये कंप्लीटली क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और हम यहाँ पर देखते हैं Cu जो कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो गया है कॉपर के अंदर, हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया है H2O के अंदर। तो इस तरीके से हम बोलेंगे और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले तो आप ये एग्जाम्पल और ये सारा का सारा लिख सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस समझ आई होगी। और फिर भी मैं एक लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको केमिकल इक्वेशंस लर्न नहीं हो रही तो आप हर एक केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ी है उनका ओनली एक ही टाइप अभी लर्न कर लो, जो एक्टिविटी मैंने दी हुई है। एक्टिविटी से हर केमिकल इक्वेशन ईजिली लर्न हो जाएगी और वही आप एग्ज़ाम में लिख देना। अगर आप कर पा रहे हो तो सारी ही कर लो, अदरवाइज जो मैंने एक्टिविटी में हर एक एग्जाम्पल की क्या करवाई है, एक्टिविटी करवाई है डेली लाइफ के रिगार्डिंग, आप वो एक्टिविटी को लर्न करके उसके साथ साथ क्या करो, केमिकल इक्वेशन को लर्न कर लो तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगी।